हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जानेंगे क्या पूरी तरह से कथा कहानी को समझेंगे। याद रखिए, मैं इस वीडियो में संवैधानिक कथा कहानी सुनाऊंगा। बारी से हमें कोई मतलब नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। एक अच्छे कंपटीटर को उन तथ्यों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बड़े बड़े आईएएस जो होते हैं, आईपीएस जो होते हैं, या बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको आप बयान देते हुए देखिएगा। जब वो गृह मंत्रालय या सीबीआई या पीछे भारत सरकार का जो लोगों के सामने बैठ के जो बयान देते हैं या वक्तव्य पढ़ते हैं, उनको देखिएगा। शब्दों को बहुत ही संक्षेप में रखते हुए मूलभूत चीज़ें बोली जाती हैं और असली कहानी भी वही होती है। खैर आइए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। हेडिंग थोड़ा सा अंतर है, कोई बात नहीं। हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से जब भी आपसे सवाल पूछे तो आप क्या लगाते हैं? आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61। लेकिन ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। बात समझिए, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता, या अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए कुछ नहीं कहा गया। अनुच्छेद 61 में उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसके तहत संसद उन पर महाभियोग चला सकती है, या उनको हटाने के लिए संसद जो प्रक्रिया अपनाएगी उसे महाभियोग कहा जाता है। और उस प्रक्रिया का उल्लेख 61 में किया गया है और हमने इसको संक्षेप में लिखा है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में। ध्यान रखिए, प्रक्रिया का वर्णन है। किस चीज का वर्णन है? प्रक्रिया का। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कहां है? 61 में है। तो अब सवाल उठता है कि हटेंगे कहां से? हटेंगे कहां से? तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा 56, आर्टिकल 56। देखिए, राष्ट्रपति को हटने हटाने से संबंधित दो ही अनुच्छेद हैं, 56 और 61। इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में उनके पद हटाने के, उनके पद को छोड़वाने की कोई कहीं वर्णन नहीं है। अब चूंकि राष्ट्रपति को हटने हटाने की प्रक्रिया और संवैधानिक उल्लेख है, तो इन दोनों के अलावा राष्ट्रपति को अन्य तीसरा किसी भी विधि से नहीं हटाया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को हमारे देश में हटने और हटाने दोनों की प्रक्रिया का उल्लेख है। कहाँ कहाँ? हटने 56, हटाने 61 का। तो प्रक्रिया का जब उल्लेख है तो इसके अलावा राष्ट्रपति को भारत में कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं हटा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री का क्या है कि 5 साल तक रहेंगे, लेकिन वो बहुमत खो दिए, तब तो हटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 56। जब यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पद, उसके अवधि का वर्णन है। पद और उसकी अवधि, यानी कि कितने दिन तक राष्ट्रपति रहेंगे, इस शब्द का उल्लेख कहाँ है? 56 में। 56 में 3 कंडिका है, तीनों को हम पढ़ लेते हैं। 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद धारण से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति जिस तिथि को पद धारण करेगा उससे अगले 5 साल तक वो अपने पद पर रहेगा। आर्टिकल 56 यही सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे, ठीक है। लेकिन परंतु 3 शर्त हैं। पहला, वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को जब कुछ ऐसा लगे कि हमें हटना चाहिए तो वह उपराष्ट्रपति को एक लेख जिस पर उनका अपना हस्ताक्षर रहेगा लिख करके त्याग पत्र दे देंगे। तो यानी कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र का भी वर्णन किस अनुच्छेद में है? 56 में। समझ गए ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही कंफ्यूज होते हैं। अब लेकिन ये जो त्याग पत्र देंगे, मान के चलिए राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए और उपराष्ट्रपति के पास ये पहुंच गया, तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है, जाइए, अब हम देख लेंगे। नहीं, उपराष्ट्रपति का दायित्व है कि इसकी अविलंब सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देना होगा।
यानी कि जब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति यह सूचना मिलते ही सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अब आपसे सवाल, राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे? 5 साल पर। राष्ट्रपति किसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को जब ये पता लगता है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र लिख करके उनको दिया है तो सबसे पहले किसको सूचित करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। 3 सवाल क्लियर? ठीक है। अगला शर्त कहता है 56 के 3 में कि संविधान के अतिक्रमण पर अनुच्छेद 61 में वर्णित रीति से उस पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा। यानी कि हटाने का जो प्रक्रिया है, हटाने का जो अधिकार है वो 56 के तहत ही संसद को दिया गया है, ना कि 61 के तहत। 61 में उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जिसके तहत उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के पद और अवधि की जो सारी जानकारी है वो 56 में ही है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो 56 के तहत, 61 में नहीं। 61 में सिर्फ वर्णन है किसका? उस प्रक्रिया का। देखिए पूरे ये संविधान का शब्द है, ये हिंदी में मैंने लिखा है, संविधान के अतिक्रमण, यानी कि अनुच्छेद 61 तभी लगेगा जब माना जाएगा कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है। और ये लिखित कहाँ है? 56 में। यहां ध्यान रखिए कि संविधान के अतिक्रमण शब्द का वर्णन नहीं किया गया, यानी कि संविधान में नहीं लिखा गया है कि किस चीज को माना जाएगा कि संविधान का अतिक्रमण है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि संविधान के अतिक्रमण के अंतर्गत आता है, तो कुछ मत लिखिएगा, मत मानिएगा, क्योंकि अभी उसका कोई परिभाषा नहीं दिया गया। अगला तीसरा कहता है वह पद पर तब तक रहेगा जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। यानी कि 5 साल इनका पूरा हो गया, प्रक्रिया में कुछ डिले हो गई, महीना दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति 5 साल के बाद झोला झाकड़ उठा के चल देंगे, नहीं, उनको तब तक रहना होगा जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं हो। तो ये 56 था। 56 में राष्ट्रपति के अपने पद पर बने रहने, उनके त्याग पत्र देने और उनके हटाने का उल्लेख है। यानी कि राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। ये कहाँ वर्णन है? 56 में। और संविधान का उन्होंने अतिक्रमण किया है, ये जांच कौन करेगा? संसद देखेगा। किस प्रक्रिया के तहत? आर्टिकल 61 के तहत। और इसी आर्टिकल 61 पर को राष्ट्रपति पर महाभियोग कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं एक नजर में राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि अनुच्छेद 61 के प्रक्रिया को। अब देखिए इसके आगे के और तथ्यों को। अब आगे के तथ्य क्या है कि हमने 56 को देखा। 56 से साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति के पद और पद की अवधि क्या होगी, उनको हटाया कैसे जाएगा। लेकिन जिस रीति से हटाया जाएगा वो रीति का वर्णन 61 में है, उसे ही हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया। तो यहाँ मैंने 2 अलग अलग लिख लिए हैं, मेरे राइटिंग से दिक्कत हो रही है तो मैं बोल दूंगा, लेकिन पहले मैं इसे पढ़ा देता हूँ। ये दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है तो इसलिए हमने इधर लिख रखा है। कहता है, पहला कहता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होगा तो महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। संसद के किसी भी सदन मतलब राज्यसभा, लोकसभा, कहीं पर भी आपसे सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पहले कहाँ होगी, लोकसभा में कि राज्यसभा में, जैसे वित्त विधेयक होता तो वैसा है, इसमें कुछ बंधन नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, जहाँ भी हो वहाँ शुरू हो सकता है। शर्त क्या है कि जिस सदन में आरोप लगेगा, मान के चलिए कि राज्यसभा में आरोप लगा, कि राज्यसभा में आरोप लगाएगा कि राष्ट्रपति जी ने अपने जो संवैधानिक तंत्र है उसका दुरुपयोग किया या संविधान का अतिक्रमण किया, जैसा उल्लेख है 56 में। 56 के कंडिका 2 में साफ अति है, वर्णित है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जाएगा। और किस रीति से हटाया जाएगा तो उस रीति का वर्णन आर्टिकल 61 में है। तो संविधान के अतिक्रमण, तो जो सदन आरोप लगाएगा कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उस सदन के 1/4 सदस्यों का, बहुमत का नहीं, कुल सदन की जितनी कैपेसिटी है उसका 1/4, मान के चलिए
कि राज्यसभा का कुल कैपेसिटी है 245, तो 245 से एक कर दीजिए, तो 61 सदस्यों का कम से कम उसमें साइन होना चाहिए, कम से कम 61, 62 हो जाएगा ना, 62 सदस्यों का या 61 सदस्यों का जो भी है उतना साइन होना चाहिए। तो जब आरोप चलाया जाएगा तो सबसे पहले 1/4 जिस भी सदन में, लोकसभा में यदि है तो उसका 1/4, राज्यसभा में है तो उसका 1/4, ठीक है। तो जिस सदन में आरोप लगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जो है उस आरोप पत्र पर होना चाहिए। मैं फिर से बोल दूं, बहुमत का नहीं, कुल सदस्य संख्या का। बहुमत कितने प्रकार का होता है उसके लिए आपको लिंक में वीडियो मिल जाएगा, बहुमत एवं उसके प्रकार के, आप जाकर के देखिए कितने प्रकार का होता है। जिस सदन में आरोप लगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी, यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, जिस दिन आरोप पत्र लगाया जाएगा उसके 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाएगा कि देखिए राज्यसभा जो है वो आप पर आरोप लगा रहा है कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है। कितने दिन पूर्व? कम से कम 14 दिन। इसके बाद जब यह प्रक्रिया हो जाए तो सदन 2/3 बहुमत से पास कर इसे दूसरे सदन में भेजेगा। दूसरे सदन में भेजेगा मतलब यदि लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा में जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए और साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इनको सूचना देनी होगी ताकि वो अपना बचाव रख सके। जब एक सदन इन प्रक्रिया का पालन कर लेगा तो दूसरे सदन में जाएगा। याद रखिए, यहां आरोप लगा है, यहां जांच नहीं होगा। जिस सदन में आरोप लगा वो जांच नहीं करेगा, अगला सदन फिर जांच करेगा। तो जब एक सदन से 2/3 बहुमत से पास होकर के दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा, दूसरा सदन क्या करेगा? इन आरोपों की जांच करेगा। अब चूंकि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे दी गई है तो उसमें राष्ट्रपति खुद या उनका नामित व्यक्ति अपना बचाव करेगा, यानी कि राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यही सवाल पूछेगा कि जब सदन आरोपों की जांच करेगा तो क्या राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे? रखेंगे। कैसे रखेंगे? खुद भी रख सकते हैं या उनका कोई नामित व्यक्ति भी हो सकता है। अब सदन के जांच के आधार पर है कि क्या निष्कर्ष निकलता है। यदि जांच में पाया गया कि नहीं, राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है तो महाभियोग गिर जाएगा, राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन यदि सदन को लगता है कि नहीं, राष्ट्रपति जी ने गड़बड़ किया है तो उस सदन को भी 2/3 मत से पास कर देना होता है, यानी कि दोनों में 2/3 बहुमत से ही पास करना होगा। याद रखिएगा, साधारण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से। तो 2/3 बहुमत से, और हाँ, जो उपस्थित मत देने वाले से नहीं, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 2/3 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? कुल सदस्य संख्या का, मान के चलिए कि कुल सदस्य संख्या 545 है, अब उसमें उपस्थित हुआ 200, 150, 400 में उपस्थित हुए, तो वैसा नहीं, 545 का 2/3 होना चाहिए। तो दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा तथा उसमें राष्ट्रपति खुद या ये ऑब्लिक दिया हुआ है उनका नामित व्यक्ति अपना बचाव करेगा। यदि आरोप सही पाए गए तो सदन 2/3 मत से पास कर देगा, यानी कि दोनों सदन 2/3 बहुमत से जब पास कर देगा तो राष्ट्रपति को जिस तिथि से यह पास हुआ उस तिथि से राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। अगला तिथि नहीं, कल परसों नहीं, झमेला नहीं, संसद लिख के नहीं दे दिया कि 10 दिन के बाद हो जाएगा, नहीं, जिस तिथि से यह पास हो गया कि आप पर आरोप पत्र सही थे, आपने बचाव ठीक से नहीं किया, उस तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। अब सवाल कि जिस सदन में आरोप लगेगा उसके कितने सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए? 1/4। राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी? 14 दिन। दोनों सदन किस बहुमत से पास करेंगे? तो विशेष बहुमत, यानी कि 2/3 बहुमत से होना चाहिए। क्या राष्ट्रपति अपना बचाव कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, अपने भी कर सकते हैं या उनका कोई व्यक्ति भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज मैंने देखा है कि बहुत सारे पीसीएस बार बार पूछते हैं। जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की जो क्या कहते हैं नियम है, कायदा कानून है, जो प्रक्रिया चलेगी, तो उसमें सदन के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में सदन के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। कहिए कि श्रीमान काला बता रहे हैं? बताते हैं।
राष्ट्रपति का चुनाव याद कीजिए, जब चुनाव होता है तो यह नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राज्य के विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। किसी भी राज्य में विधानसभा है तो उसके तो सदस्य भाग लेंगे ही, विधान परिषद के नहीं लेते हैं कि लेते हैं, लेकिन विधानसभा के तो लोग भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के जो नामांकित सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में उलट जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया में सदन के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राज्य के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यही आपसे पूछेगा। अगला जो एक चीज है, ये हमने भी दर्पण में कहीं पे देखा था। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाया जाता है। यानी कि ये पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान रखिए कि चूंकि हमारे देश की सबसे बड़ी विधान संस्था जो है वो चला रही है, तो इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति को हटा दिया गया, सब चीज़ पालन हो गया, तो क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो भैया जा सकते हैं, पिटने पिटाने के लिए कुछ बचा है तो जाइए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब सवाल आपसे पूछते हैं कि भारत के कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है या तय हुआ? तो एक भी नहीं। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो भी हों, इन्होंने इस मामले में बहुत स्वच्छ रखा है और साफ सुथरा रखा है। हमारे देश के किसी भी राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग अभी तक नहीं चलाया गया। ठीक है। ऐसा इसलिए भी है कि हमारे यहाँ एक देखिएगा, जो सारे पॉलिटिशियन जो होते हैं एक व्यापक समझ-बूझ रखते हैं आपस में, ताकि भाई एक इतना भी ज़्यादा झमेला ना हो जाए कि एकदम मने कट्टा पिट्टी वाला हो जाए, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला हाल ना हो जाए कि ये हटा तो वो भाग गया, वो हटा तो वो भाग गया। ऐसा कुछ नहीं है। मोटा मोटी देश चलाने के लिए सब एक मत ही रहते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, किस चीज़ पे? राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हटाने का जो संवैधानिक उल्लेख है 56 में है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन 61 में है। इसको ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।